Hello students, in our today's video we are going to study the next topic in the first chapter of Indian economy, that is industrial sector on the eve of independence. Yesterday we have studied about agriculture sector, so today let's see about the industrial sector. See students, as you all know, during the colonial rule, the Britishers, what they did, systematically they destroyed our handicraft industries. As you all know, I have explained in my previous video कि our country was very good in handicraft items and Britishers knew that, उन्हें पता था कि इंडिया में जो भी handicraft industries है वो बहुत फाइन है and it will rise further and और उनके क्या थे, मार्केट में all over the world they were at a very good demand. So what Britishers did, उन्होंने हमारी कंट्री के लोगों को फोर्स किया, द फोर्स द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू इंडल्ज इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर. व्हाई? बिकॉज दे डिडंट वांट दैट आवर कंट्री शुड डेवलप इनटू अ इंडस्ट्रियल सेक्टर. ब्रिटिशर्स सिर्फ यही चाहते थे कि हमारी कंट्री में के जो लोग हैं सिर्फ रॉ मटेरियल ही बनाएं उनकी कंट्री के लिए, एंड दे नेवर वांटेड आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर टू ग्रो अप, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो भी प्रोडक्ट का जो भी रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा है वो हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस होना चाहिए या हमारी कंट्री में ही दे शुड बी प्रोसेस्ड. सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज वर वेरी गुड. सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सो ब्रिटिशर्स डिडंट वांटेड दैट द प्रोडक्ट शुड बी प्रोसेस्ड इन आवर कंट्री, सो दे डिडंट वांट द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू डेवलप. उसके पीछे क्या था, द बेसिक मोटिव ऑफ द ब्रिटिश रूल, उनका जो बेसिक मोटिव था इसके पीछे वो ये था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म कर देना या उसको स्पॉइल कर देना. ये ब्रिटिशर्स का मोटिव था और इसके अंदर उनके दो फोल्ड थे, मीन्स उनका दो पर्पस था कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम से खराब हो जाए. फर्स्ट रीजन वॉज वॉट, दे वॉन्टेड टू, as I've already told in my earlier videos also, they wanted India to be a supplier of raw material for the industries of Britain. उन्हें उनकी कंट्रीज की उन्हें उनकी कंट्री की इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए था. दे वांटेड द रॉ मटेरियल, सो दे वांटेड इंडिया टू बी अ सप्लायर ऑफ जस्ट रॉ मटेरियल. एंड सेकेंड रीजन वॉज they wanted to develop India as a market of British manufactured goods. Means they wanted that ब्रिटेन की कंट्री में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंडिया उनका मतलब इंडिया में उनकी मार्केटिंग, इंडिया उनके लिए मार्केट रहे, इंडिया के लोग वही प्रोडक्ट्स परचेज करें जो उनकी कंट्री में आ रहा है. हालांकि द रॉ मटेरियल वाज सप्लाइड फ्रॉम आवर कंट्री इटसेल्फ ओनली. ओके, सो दिस वाज द टू रीजंस फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो दिस वाज अ टू फोल्ड दैट दे अडॉप्टेड. सेकेंड रीजन वाज discriminatory tariff policy. Now see, discriminatory tariff policy was what the British Indian government followed two things. उन्होंने कौन कौन सी दो चीजें फॉलो की, फ्री ट्रेड और अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स. इसका मतलब क्या होता है कि वो लोगों ने क्या किया कि ब्रिटेन से जो भी गुड्स आते थे, हाँ, या फिर इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन में जाता था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया. मतलब उनकी कंट्री में गुड्स आना और जाना एकदम फ्री कर दिया. उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, ठप हो गई. क्यों ठप हो गई? क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उस टैक्स के पैसे से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है ना. सो दे मेड द फ्री ट्रेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स. सेकेंड पॉइंट वॉज टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. मतलब इंडिया से जो भी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल जाता था उस पर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. नेक्स्ट इज heavy duty was placed on the export of Indian handicraft products. Now as I told you, India के handicraft products बहुत excellent थे, all over the world wide they were in demand. और इंडिया के जो आर्टिशंस थे या जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनमें जो गुड्स तैयार होते थे या जो प्रोडक्ट्स तैयार होते थे तो वो लोग उसको एक्सपोर्ट करते थे, इंडियंस. बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी एक्सपोर्ट करने के लिए. सो दे प्लेस्ड अ वेरी हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ताकि इंडिया में जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बन रहा है वो फॉरेन कंट्री तक जाए तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाए. क्यों? बिकॉज ऑफ विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज स्टार्ट लूजिंग इट्स प्राइड एंड प्लेस. देखो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. सपोज मैंने कोई बेडशीट तैयार की है, हाथ से बुनी हुई मैंने कोई बेडशीट तैयार की, या मैंने हाथ से बुना हुआ कोई भी एक सूट तैयार कर लिया.
सो व्हेन आई एम मेकिंग रेडी थिंग्स ऑफ हैंडमेड, डेफिनेटली मैं उसको एक्सपोर्ट तो करूंगी, हमारी कंट्री में रख के हम उसे नहीं बेचेंगे, हम उसको फॉरेन कंट्री में डिमांड करेंगे। तो जब तक वो फॉरेन कंट्री में जाता तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हैवी टैरिफ लगा दिया। इट मीन्स 200% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो जो उस प्रोडक्ट की, बेडशीट की या कोट की या फिर सूट की प्राइस होती है, जब तक वो दूसरे कंट्री में जाती है तो कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी कॉस्ट है, मान लो उसकी कॉस्ट अगर सिर्फ 5000 है, तो 200% अगर उसके ऊपर टैक्स लग जाए तो वो उस कंट्री में जाते जाते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं कोई उसको परचेज ही नहीं करेंगे। और अगर कोई उन आइटम्स को, यानी हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को अगर कोई परचेज ही नहीं करेगा तो फिर यहाँ के लोग एक्सपर्ट क्यों करते? सो दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट दे स्टार्टेड लूजिंग इट्स प्राइड एंड प्लेस। कौन लोग परचेज करते थे उस कंट्री में? ओनली द किंग्स एंड क्वींस, बिकॉज इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट दिस थिंग इज हैंडमेड एंड दिस इज फ्रॉम इंडिया। Got it? All the 3 points. This was the reason for discriminatory tariff policy. थर्ड रीजन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिक्लाइन होने के लिए बता रहा है, दैट इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। यस, सो द थर्ड पॉइंट फॉर डिक्लाइन ऑफ industrial sector on the eve of independence was competition from machine made products. So all of you know Indians were very good in handicraft industries, so its pride started to decline. Why it started to decline? Because हमारे लिए बहुत ज़्यादा competition था मशीन मेड प्रोडक्ट से। ब्रिटेन में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते थे वो सब मशीन से बनते थे, और इंडिया में जो प्रोडक्ट्स थे वो सब हैंडमेड्स थे, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, यहाँ पे कोई मशीन्स नहीं थी हमारे कंट्री में। तो जो भी यहाँ के लोग प्रोडक्शन करते थे, मान लो अगर एक साड़ी का ही, अगर एक साड़ी बनानी है या कोई बेडशीट बनानी है, तो अगर कोई मशीन से बना रहा है तो वो बहुत जल्दी, बहुत सारे एट अ स्ट्रेच दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस 50 to 100 पीसेस। ये इतना सारा काम अगर इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में करना हो, सो इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो वी वर बेसिकली फेसिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स एंड आवर प्रोडक्ट्स वर नॉट machine made. So that is why our products were very low in cost and they were very easily available. So Indian craftsmen are far behind because of the speed of machines. हमारे जो craftsmen थे वो बहुत पीछे थे, क्योंकि वो मशीन की स्पीड को कंपेयर नहीं कर सकते ना। Hence the only alternative which was available was for them was to shut down their enterprises. इसीलिए उनको shut down करना पड़ गया। ठीक है। Another reason for the decline of industrial sector was lack of capital good industries. Capital good industries मतलब सेम वही जो मशीनरी से काम होता है। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में क्या होता है? वो इंडस्ट्रीज विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मशीन टूल्स, जहां पे मशीनों से काम होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो कॉलोनियल पीरियड के समय क्या था? कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री जैसे उसका प्रॉपर नाम हो वो नहीं थी। Moreover, Britishers didn't pay attention in promoting or supporting these industries. Britishers को क्या हमारी कंट्री में कोई इंडस्ट्री लगाने से मतलब था? नहीं, वो तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं उनका तो ना। So they did not pay any attention in promoting or supporting these industries because they just wanted India to be a supplier of simply raw material. ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या था? हमारे पैटर्न चेंज इन डिमांड में। जैसे कि तुम्हें पता है कि ब्रिटिश कल्चर का हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, सबको पता है, आज भी है। ब्रिटेन से जो भी गुड्स आते हैं, जो प्रोडक्ट्स आते हैं, या जो भी कोई कपड़ा आता है, तो वो एक ट्रेंड में हो जाता है। पीपल यूज टू थिंक यस दिस इज वेरी गुड, इट इज अ नाइस फैशन। सो एज अ रिजल्ट क्या हो गया? लोग वहां के कपड़ों को ज्यादा ट्रेंड में मानने लग गए थे। ठीक है। तो उसके चलते क्या हो गया? न्यू क्लास इन इंडिया इमर्ज। तो ज्यादातर लोग क्या करने लगे? आज भी तुम लोग देखते हो हमारी कंट्री में हम लोग वेस्टर्न स्टाइल कल्चर को ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर लेते ना कि इंडियन कल्चर को। इंडिया का कल्चर नो डाउट आज के दिन में तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज वेरी इजीली अडॉप्टेड, बट ड्यूरिंग दैट टाइम वी अडॉप्टेड वेस्टर्न कल्चर वेरी क्विकली. So this was the reason for our change in pattern of demand. So this changed the pattern of demand against the Indian products. तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई. Another reason जो डिक्लाइन के लिए था that was, देखो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, ये हमें सबको पता है. ठीक है. बट
रेलवेज का सबसे ज्यादा हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा ही था, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छा बूम दिया रेलवेज को देख के। बट डू यू थिंक ये रेलवेज उन्होंने हमारे फायदे के लिए इंट्रोड्यूस की थी? नो। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था रेलवेज का? उन्होंने जो रेलवेज इंट्रोड्यूस की थी वो इसलिए इंट्रोड्यूस की बिकॉज दे वांटेड कि जो गुड्स ट्रांसफर होने हैं यहां से या वहां, जो भी डिस्टेंस थी गुड्स को ट्रांसफर करने में, रेलवेज के थ्रू बहुत कम डिस्टेंस में ट्रांसफर हो जाती थी। लेकिन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे उनको जब ट्रांसफर करना था, दे यूज्ड टू गो ऑन कार्ट्स, बुलक कार्ट्स, दे डिड नॉट यूज टू गो बाय रेलवेज। उसके लिए उन्होंने रेलवेज नहीं दी थी, उन्होंने रेलवेज अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस की थी। However, but today's time railway is very good for us. ये एक बहुत अच्छा contribution था ब्रिटिशर्स का। So introduction of railway, I mean to say, is a very positive impact of colonial period. But at that time railway ने जो प्रूव किया that was a terror for Indian industries. उस समय तो वो टेरर था। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज किया था। एज अ रिजल्ट साइज ऑफ द मार्केट ऑफ लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड टू एक्सपांड। उनके जो प्रोडक्ट्स थे उसका साइज एक्सपांड होने लग गया, क्योंकि रेलवेज के थ्रू बहुत इजीली वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे यूज टू सेंड। वेरेज हाई कॉस्ट हैंडमेड प्रोडक्ट्स बिगैन टू श्रिंक। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स थे वो सब धीरे धीरे कम होने लग गए, जबकि उनकी कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा थी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स which you can say, or these are some of the reasons you can say which are responsible for the decline of industrial sector on the eve of independence. अब इस एक छोटे से टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट वाज द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, या फिर व्हाट वर द ट्रेड पॉलिसीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल which were introduced, or what was a change in pattern of the Indian products during that time, whatever it is. So please, फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है बहुत इजी हैं, जो कि तुम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है। इट इज नथिंग न्यू टू यू, आई एम वेरी श्योर you all are very much familiar with all these things. So in the next tomorrow's video we are going to study how was our foreign trade on the eve of independence. Till then, take care of yourself and thank you for watching.